बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टैटिस्टिक्स के पहले चैप्टर जिसका नाम इंट्रोडक्शन है उसका दूसरा लेक्चर पढ़ेंगे, जिसमें चंद मज़ीद डेफिनेशंस स्टडी करूँगा और आपको समझाऊँगा कि अ, इनका क्या मतलब है। चूँकि ये डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं थ्रू आउट द स्टैटिस्टिक्स, हम इन चीज़ों के साथ जैसे वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स, इनके साथ डील करते हैं। इस वजह से इनकी डेफिनेशंस, इनका कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑब्जर्वेशन की, फिर उसके बाद बाकी भी मैं डिफाइन करता हूँ। तो इन सब को डिफाइन करने के लिए मैंने सहारा लिया है एक एग्जाम्पल का। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन है कि आप जो है किसी से कोई इंफॉर्मेशन लेते हैं। मिसाल के तौर पर सवाल पूछते हैं, आपके फादर की इनकम क्या है? तो आपको उसके जवाब में एक ऑब्जर्वेशन मिलेगी और उसको आप नोट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, कोई जवाब देता है कि इनकम है 50,000, तो ये एक ऑब्जर्वेशन होगी। ठीक है। तो एनी सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड विद अ स्पेसिफिक पर्पस इज कॉल्ड एन ऑब्जर्वेशन। तो ये ऑब्जर्वेशन है। फिर अगली डेफिनेशन है वेरिएबल की। तो जब आप बहुत सारी ऑब्जर्वेशन इकट्ठी करते हैं तो उसको फिर हम वेरिएबल का नाम दे देते हैं। मिसाल के तौर पर ये इनकम ही एक वेरिएबल है। मैं एक क्लास में जाता हूँ और पूछता हूँ सारे स्टूडेंट्स से कि बताइए कितनी इनकम है आपके फादर की। तो कोई कहेगा 50,000, कोई कहेगा 40,000, कोई कहेगा 20,000, कोई कहेगा 1 लाख। तो ये मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास आती रहेगी। ये मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस मेरे पास आती रहेंगी। ठीक है। तो जब ये सारी ऑब्जर्वेशंस इकट्ठी हो जाएंगी तो इसको मैं नाम दे दूंगा, वेरिएबल का एक्स से रिप्रेजेंट कर दूंगा। ठीक है। मैं इसको कह दूंगा इनकम। ये इनकम है। इनकम एक वेरिएबल है। क्यों? फ्रॉम पर्सन टू पर्सन ये वेरी कर रहा है। इस तरह बहुत सारे वेरिएबल्स हो सकते हैं। इनकम हो गया, वेट हो गया, हाइट हो गया, वगैरह वगैरह। तो यही डेफिनेशन है इनकी। ऑब्जर्वेशन ऑफन मीन्स एनी सॉर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, a characteristic that varies with an individual or an object is called a variable। ठीक है। बाज़ अगर आप सवाल पूछें तो उसके जवाब में आपको एक ही आंसर मिले। मिसाल के तौर पे आप सवाल पूछें कि बताइए आपका ग्रेड क्या है। आप एक ऑफिस में जाते हैं, वहाँ मुख्तलिफ ऑफिसर्स बैठे हैं, उनसे पूछते हैं आपका ग्रेड क्या है। तो अगर आपको वहाँ पर बैठे लोग एक ही जवाब देते हैं, ठीक है, सबका ग्रेड 18 है, तो इसको फिर हम कांस्टेंट कहेंगे। ठीक है। ये फ्रॉम पर्सन टू पर्सन या फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी नहीं कर रहा, सबका ग्रेड सेम है, 18। ठीक हो गया। तो ये वेरिएबल और कांस्टेंट में फ़र्क है कि अगर वेरिएबल की डोमेन में सिर्फ एक वैल्यू हो तो उसको हम फिर कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है। ये सारी इसकी डोमेन है और इसमें एक ही वैल्यू अगर रिपीट हो रही है तो इसको हम कांस्टेंट कहेंगे। फिर वेरिएबल की दो इकसाम है, एक को क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स कहा जाता है और दूसरे को क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने एक हस्ती मौजूद है, तो इनसे मैं सवाल पूछता हूँ कि बताएं आपके जो क्लास फेलोज हैं उनका वेट क्या क्या है। तो ये इसके पास सारी इंफॉर्मेशन अगर है तो ये मुझे जवाब देगा किसी का वेट फर्स्ट ईयर की क्लास में 40 किलो है, किसी का 48 किलो है, किसी का 50 किलो है। ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यूज मुझे मिल रही है। ठीक है। तो इसको हम क्वांटिटेटिव वेरिएबल कहते हैं कि जो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ एक्सप्रेस हो। इसी के साथ एक और हम टर्म यूज करते हैं क्वालिटेटिव वेरिएबल्स। तो ये नॉन न्यूमेरिकल फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन आती है उनको हम
क्वालिटेटिव वेरिएबल्स भी कहते हैं और बाज़ बात उनको हम एट्रीब्यूट्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एट्रीब्यूट्स। तो मिसाल के तौर पर यही जो हस्ती आपके सामने खड़ी हुई है, ये अगर सवाल पूछती है, इससे सवाल पूछा जाता है कि बताएं जी आपके क्लास फेलोज के बालों का रंग क्या है, तो ये कहेगा किसी का ब्राउन कलर, ठीक है, किसी का ब्लैक है, ठीक है, किसी का ग्रे है, ग्रे, किसी का वाइट है। तो ये मुख्तलिफ जवाब हो सकते हैं। अब ये न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं आ रही, ठीक है, ये क्वालिटी क्वालिटी करेक्टरिस्टिक्स हैं ये सारे। तो ऐसे वेरिएबल्स को हम एट्रीब्यूट्स का नाम देते हैं, ठीक है। इफ द करेक्टरिस्टिक इज नॉन न्यूमेरिकल, द वेरिएबल इज रेफर्ड टू एज qualitative variable. A qualitative variable is also called an attribute. मजीद डेफिनेशंस पढ़ते हैं जनाब। वेरिएबल्स, क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की फिर फर्दर दो टाइप्स हैं। ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की फर्दर दो टाइप्स हैं। एक को हम डिस्क्रीट वेरिएबल कहते हैं और दूसरे को कंटिन्यूस वेरिएबल। ये बड़े ध्यान से आपने समझनी है ये दोनों डेफिनेशंस। एक ये क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की एग्जाम, ठीक है। तो दो टाइप्स हैं क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स की, एक डिस्क्रीट वेरिएबल और दूसरा कंटिन्यूस वेरिएबल। तो डिस्क्रीट वेरिएबल वो वेरिएबल्स होते हैं जो काउंटेबल होते हैं, जिनको हम काउंट कर सकते हैं, और कंटिन्यूस वेरिएबल्स वो होते हैं जो काउंटेबल नहीं होते, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इस ज़रा काउंटेबल के लफ्ज़ को ज़रा हम समझेंगे तो फिर हमें ये डिस्क्रीट वेरिएबल भी समझ आ जाएगा, कंटिन्यूस वेरिएबल भी समझ आ जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको मिसाल देता हूँ, दो तीन मिसालें देता हूँ जिसके ज़रिए आप ये समझ जाएंगे। जैसे नंबर ऑफ स्टार्स एक मिसाल है, नंबर ऑफ स्टार्स ये एक मिसाल है, और चंद और मिसालें मैं आपके सामने रखता हूँ, बल्कि एक सेकंड। एक मिसाल है नंबर ऑफ स्टार्स, दूसरी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एफजी कॉलेज। फिर ये नंबर ऑफ लिख दिया मैंने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफजी कॉलेज। फिर अगली मिसाल है जनाब हाइट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज। फिर रियल नंबर्स 0 एंड 1। ये चंद मिसालें हैं जी जो आपको ये समझाने में मददगार साबित होंगी कि काउंटेबल का क्या मतलब होता है, अनकाउंटेबल का मतलब क्या होता है। तो ज़रा गौर कीजिए। सबसे पहले मैं स्टार्ट लेता हूँ इससे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफजी कॉलेज। एक कॉलेज है, उसमें स्टूडेंट्स की तादाद, एफजी कॉलेजेस कर देते हैं चलो। तो मुख्तलिफ कॉलेजेस में मुख्तलिफ तादाद हो सकती है, किसी में 600 तादाद होगी, ठीक है, स्टूडेंट्स की, किसी में 1200 होगी, किसी में 1080 होगी। तो ये सारे के सारे काउंटेबल हैं, हम काउंटिंग कर सकते हैं इनकी, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन एफजी कॉलेजेस, तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल होगा। इसके आगे मैं डी लिख देता हूँ, ये डिस्क्रीट है। और इसके आगे एक और लफ्ज़ भी लिख देता हूँ एफ। एफ से फाइनाइट, मतलब हमें कुल तादाद भी पता है।
अच्छा, इसको ज़रा देखते हैं। नंबर ऑफ स्टार्स, नंबर ऑफ स्टार्स को काउंट किया जा सकता है या नहीं, पहली बात ये। हाँ जी, काउंटिंग तो हम कर सकते हैं। काउंटिंग होता है गिनती करना। हम जब ऊपर देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है ये एक स्टार, ये दूसरा, ये तीसरा, हर एक एक अलग एंटिटी है। ठीक है, हम यूँ अलग अलग उनको देख सकते हैं, ये एक स्टार, ये दूसरा, ये तीसरा, एंड सो ऑन। तो ये काउंटेबल है, इस वजह से ये डिस्क्रीट वेरिएबल कि हम काउंटिंग कर सकते हैं। लेकिन हमें कुल तादाद नहीं पता स्टार्स की, टोटल तादाद नहीं पता कितने हैं, वो तो इनफाइनाइट है, बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो मैं आगे आई एफ लिख देता हूँ, इनफाइनाइट। ठीक है, डिस्क्रीट, फाइनाइट, डिस्क्रीट, इनफाइनाइट। तो ये काउंटेबल, काउंटेबल से मुराद ये होता है कि आप गिनती कर सकते हैं। अब ज़रा इन वेरिएबल्स पे आएंगे, देखते हैं इनकी क्या नेचर। हाइट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज, तो न्यू बॉर्न बेबीज की हाइट क्या हो सकती है? 1 फीट, 1.2 फीट, 1.01 फीट। मतलब फर्ज करें कि सबसे जो छोटा बेबी है उसकी हाइट जो है 1 फुट है, हमने फर्ज कर, और ज़्यादा से ज़्यादा 2 फुट हो सकती है। तो इसके दरमियान छोटे बच्चों की हाइट रह सकती है 1 फुट से लेके 2 फुट कह लें या 1.5 फुट कह लें। ठीक है, अब ये ऐसा वेरिएबल है जो मुख्तलिफ वैल्यूज़ एज्यूम कर सकता है। इसकी वैल्यू, किसी बच्चे का की हाइट 1 फीट और कुछ सेंटीमीटर ऊपर भी हो सकती है उससे। ठीक है, तो अब ये ऐसा वेरिएबल है जो इन दो नंबर्स के अंदर लातादाद वैल्यूज एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, हम ये नहीं बता सकते कि 1 के बाद अगली वैल्यू कौन सी है, तो इसमें काउंटिंग नहीं होगी, मेजरिंग होगी। ये मेजरिंग प्रोसेस से ये वेरिएबल वैल्यूज एज्यूम करता है, इस वजह से ये कंटिन्यूस वेरिएबल। यहाँ पर काउंटिंग प्रोसेस फॉलो हो रहा था इन दोनों एग्जांपल्स में। इन दोनों एग्जांपल्स में मेजरिंग प्रोसेस, तो मैं यहाँ लिख दूँ काउंट डाटा, और जो चीज़ मेजर की जाती है, ठीक है, जो चीज़ मेजर की जाती है वो कंटिन्यूस वेरिएबल कहलाता है। ठीक है, तो हाइट ऑफ न्यू बॉर्न बेबीज कंटिन्यूस वेरिएबल है क्योंकि ये मेजर किया जाता है। तो ये कंटिन्यूस है और अनकाउंटेबल। ठीक है, ये फाइनाइट नहीं होगा, इनफाइनाइट ही होता है। अब 1 और 2 के दरमियान लातादाद वैल्यूज आ सकती है। इसी तरह रियल नंबर्स बिटवीन 0 और 1, ये भी कंटिन्यूस है और इनफाइनाइट है। 0 और 1 के दरमियान इनफाइनाइट नंबर्स है। ठीक है, तो ये चंद एग्जांपल्स थी आपको समझाने के लिए कि डिस्क्रीट वेरिएबल क्या होता है और कंटिन्यूस वेरिएबल क्या होता है। तो सिंपल बात आपने याद रखनी है कि जो काउंटेबल वेरिएबल्स होते हैं उनको हम डिस्क्रीट कहते हैं, जो अनकाउंटेबल होते हैं उनको कंटिन्यूस कहते हैं। तो यहाँ पर डेफिनेशन दी गई है। A discrete variable is one that can take only a discrete set of integers or whole numbers. That is, the values are taken by jumps or breaks. यही बात यहाँ पर बताई गई है, ऐसा वेरिएबल जो जंप्स में वैल्यूज एज्यूम करे। मतलब ऐसे 0, 1, 2, हम जंप कर रहे हैं ना 0 से 1 पे, 1 से 2 पे, एंड सो ऑन। ठीक, तो ये बुनियादी फ़र्क है डिस्क्रीट और कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल्स में, या डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल्स में। A variable is called a continuous variable if it can on take on any value, fractional or real or integral, within a given interval. ठीक है, any real value within a given interval। तो ये मैंने आपको दो मिसालें दी। इन दोनों मिसालों में ये ऐसा वेरिएबल है, जैसे न्यू बॉर्न बेबीज की हाइट हो या वेट हो, ये ऐसे वेरिएबल्स हैं जो कोई भी वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये हम नहीं कह सकते कि किसी बच्चे का वजन 1 किलो होगा, 2 होगा,
3 होगा, 4, इसके दरमियान कुछ भी हो सकता है उनका वेट। ठीक है, इस वजह से ये कंटिन्यूस वेरिएबल है, इसमें कंटिन्यूटी है, जंप्स नहीं है। आगे चलते हैं, कुछ मजीद डेफिनेशंस पढ़ते हैं। अब ज़रा डाटा की मुख्तलिफ इकसाम हम डिस्कस कर लेते हैं। डाटा किस तर्ज का हो सकता है, किस किस तरह का हो सकता है। तो प्राइमरी डाटा कौन सा डाटा होता है जो ओरिजिनली हम प्राइम सोर्स से कलेक्ट करते हैं। किससे कलेक्ट करते हैं? प्राइम सोर्स से। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन भी इसको हम कहते हैं। ठीक है, और सेकेंडरी डाटा ये जो है सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन को कहा जाता है। अब मिसाल के तौर पे जब हम किसी कॉलेज में स्टूडेंट से डाटा कलेक्ट करते हैं तो प्राइम सोर्स वो स्टूडेंट है। प्राइम सोर्स वो स्टूडेंट है जिससे डाटा कलेक्ट किया जा रहा है, और वो डाटा ओरिजिनल एंड करेक्टर है। ओरिजिनल दैट डाटा इज ओरिजिनली कलेक्टेड फ्रॉम द प्राइम सोर्स बाय सम इंडिविजुअल और एजेंसी। हाँ, जब वो डाटा कलेक्ट हो गया, अब हमारे पास कॉलेज में स्टूडेंट्स का डाटा होता है, तो वो जब डाटा हमसे कोई और बंदा आके मांगेगा, लेगा किसी खास पर्पस के लिए, तो फिर उसके लिए ये डाटा सेकेंडरी डाटा हो जाएगा। ठीक है, हमने ये डाटा अपने लिए इस्तेमाल किया, उसने शायद किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल किया, तो उसके लिए ये सेकेंडरी होगा, विच इज़ नॉट सेलेक्टेड फ्रॉम द प्राइम सोर्स। तो ये बुनियादी फ़र्क है प्राइमरी और सेकेंडरी डाटा। रॉ डाटा, रॉ डाटा कौन सा होता है? द डाटा विच इज़ ओरिजिनल इन करेक्टर, neither arranged nor classified in groups is called raw data or ungrouped data। तो रॉ डाटा वो होता है जो आप कलेक्ट करते हैं और उसके साथ कोई ट्रीटमेंट नहीं करते, मतलब एज इट इज। जैसे आप जब ज़मीन से कोई चीज़ निकालते हैं, तेल निकालते हैं फर्ज कर लें, तो वो खाम होता है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं होता, उसको फिर प्योर किया जाता है, उससे इम्प्योरिटीज़ निकाली जाती हैं, उससे इस्तेमाल के काबिल बनाया जाता है, तो वो फिर खाम नहीं रहता। ठीक है, तो इसी तरह डाटा भी है। डाटा जब आप फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं तो वो रॉ होता है। मिसाल के तौर पे हम जब एडमिशन करते हैं तो स्टूडेंट्स को दाखिले देते हैं, तो हमसे एडमिशन लेने कोई स्टूडेंट आता है जिसके 970 नंबर होते हैं, वो पहले आ जाता है, फिर 980 नंबर वाला बाद में आ जाता है, फिर 800 वाला आ जाता है, फिर 900, इस तरह एक तरतीब के साथ स्टूडेंट्स नहीं आते। लेकिन जब हम उनको रोल नंबर अलॉट करते हैं तो जिसके सबसे ज़्यादा नंबर होते हैं उसको रोल नंबर 1 अलॉट कर देते हैं, फिर 2, फिर 3, उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे से लिख लेते हैं। तो ऐसा डाटा अरे डाटा कहलाता है जो अरेंज्ड हो। ठीक है, और जो अरेंज ना हो वो रॉ डाटा कहलाता है। फिर जब हम किसी बुनियाद पे क्लासेस बना देते हैं, किसी खास बुनियाद पे क्लासिफिकेशन कर देते हैं डाटा की, तो उसको ग्रुप डाटा कहा जाता है। मिसाल के तौर पे हमारे पास अगर 600 स्टूडेंट्स आए हैं तो हम उनकी मुख्तलिफ क्लासें बना देते हैं। एक को प्री मेडिकल में रख लेते हैं, एक प्री मेडिकल की क्लास, एक प्री इंजीनियरिंग की क्लास, साइंस जर्नल की क्लास। तो ये जो मुख्तलिफ क्लासें बनेंगी उस डाटा की, रॉ डाटा की, तो फिर उस डाटा को हम क्या कहेंगे? ग्रुप डाटा। तो यही सारी बातें यहाँ पर आपके सामने लिखी गई हैं। ठीक है, अरे कौन सा है? जिसको हम अरेंज कर देते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर, लेकिन क्लासिफिकेशन नहीं करते। ग्रुप डाटा कौन सा है जी? जिसकी हम क्लासें बना देते हैं। ठीक है, when the raw data is classified as per their resemblances and differences it is called group data। आगे चले जी, हम मेथड्स डिस्कस कर लेते हैं कैसे प्राइमरी डाटा कलेक्ट किया जाता है, कौन से मेथड्स हैं प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के। तो ये मुख्तलिफ आपके सामने लिखे हुए हैं। हम डायरेक्ट जाके बंदे से पूछ सकते हैं, इसको डायरेक्ट पर्सनल ऑब्जर्वेशन कहते हैं। इनडायरेक्टली हम किसी के ज़रिए ये काम करवा सकते हैं, इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, मतलब हमारा कोई मोहल्ले में जानने वाला है,
जहाँ से हमने डाटा लेना है तो किसी जानने वाले से हम पूछ के ये काम कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के ज़रिए जी ये काम हो सकता है। थ्रू इनूमरेटर्स, इनूमरेटर्स वो होते हैं जिनको आप तनख्वाह देते हैं, तनख्वाह पे कुछ बंदे रख के पैसे उनको दे के तो उनसे कहें कि आप फलां फलां जगह जाएं, वहाँ से डाटा कलेक्ट कर लें। थ्रू लोकल कॉरेस्पोंडेंट्स, कोई लोकल किसी इलाके में कोई बड़ा है, कोई चौधरी है, कोई चेयरमैन है, कोई यूनियन काउंसिल का बंदा है, ठीक है, उनसे कहें कि आप जो है हमें ये डाटा कलेक्ट करके दे दें। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ाकार हैं डाटा कलेक्ट करने के, ठीक है। तो किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है डाटा? एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन कहलाता है क्वेश्चनएयर। हम मुख्तलिफ उस पर क्वेश्चन लिख लेते हैं और उन सवालों के जवाब हमें लोगों से चाहिए होते हैं, तो वो फिर एक फॉर्म पे हम फिल कर लेते हैं, उसको क्वेश्चनएयर कहा जाता है या इंस्ट्रूमेंट ऑफ डाटा कलेक्शन कहा जाता है। इस तरह ये प्राइमरी डाटा इन मुख्तलिफ मेथड से कलेक्ट किया जाता है। सेकेंडरी डाटा कहाँ से लिया जाता है? बहुत सारे इदारे हैं, कुछ ऑफिशियल इदारे हैं, कुछ सेमी ऑफिशियल, प्राइवेट, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, मैगजीन्स, इंटरनेट, ये सारे वो सोर्सेज हैं जिनके पास डाटा मौजूद होता है और ये मुख्तलिफ वेज से डाटा कलेक्ट करते हैं। जैसे एक इदारा है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, PTCL है, कोई फेडरल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है, उसका नाम अब पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। मुख्तलिफ इदारे, कुछ ऑफिशियल होते हैं, कोई सेमी ऑफिशियल होते हैं, कुछ प्राइवेट होते हैं। तो उनसे जाके जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उसको सेकेंडरी डाटा कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने प्राइम सोर्स से कलेक्ट किया होता है और फिर हम जब उनसे जाके डाटा लेते हैं तो वो हमारे लिए सेकेंडरी डाटा होता है। या कोई भी जाके डाटा उससे ले तो उनके लिए वो सेकेंडरी डाटा होगा, ठीक है। तो ये था जनाब पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको चंद बुनियादी बातें बताई गई स्टैटिस्टिक्स के हवाले से। अगले लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।